हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम 2016 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम का पेपर है। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी अब की जो है 2023 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम 2023 का होने जा रहा है वो भी आपका ऑफलाइन है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी ये जो सारे प्रैक्टिस पेपर हम करा रहे हैं आपको। तो जो प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको शुरू से लास्ट तक देखिएगा और साथ में आप भी सॉल्व करते हुए चलिएगा और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 30 में कितने क्वेश्चन आपके जो है सही होते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम 19 अगस्त तक 20 को आपका पेपर है और 19 अगस्त तक हम जितने भी पेपर हैं आपके 16 से लेकर 16, 17, 18, 19 सभी को हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो है आज की क्लास का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। एक ऐसे जो है जीवों का समूह बताना है जो हम मनुष्यों से उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, पहला है मधुमक्खी और मच्छर, तो इनकी तो होगी नहीं क्योंकि ये बिल्कुल छोटे हैं जीव हैं। दूसरा है बाघ और तेंदुआ, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। तीसरा सांप, रेशम कीट या छिपकली, ये भी नहीं होगा। चौथा है चील, गरुड़ और गिद्ध, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि चील, गरुड़ और जो गिद्ध होते हैं उनकी देखने की क्षमता हम मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा होती है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान में रखिए कि जो चील, गरुड़ और गिद्ध है वो जो है इनकी देखने की जो क्षमता होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। यानी नीचे जो दिया गया है वो खेती करने का एक तरीका दिया गया है, एक ढंग दिया गया है, तो बताना है कि इस खेती को क्या कहते हैं। पहला है कि एक फसल को यहाँ देखते हैं जो पॉइंट दिया हुआ है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। कुछ पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो है जो फसल काटते हैं काटने के बाद क्या करते हैं कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बोते हैं। उसके बाद ठीक है क्या करते हैं कि उसमें जो खरपतवार उगाती है जैसे बांस या फिर अन्य छोटे छोटे जो खरपतवार उगाते हैं तो उनको क्या करते हैं उखाड़ते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं काट कर जला देते हैं। और जब जलाने के बाद जो राख होती है वो उर्वरक का काम करती है। ठीक है, उसके बाद जब भूमि जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसको हल्का सा खोदा जाता है, ना कि जोता जाता है। अगर कहीं भी जोतने की बात आए तो वो जोता नहीं जाता है बल्कि हल्का सा खोदा जाता है, फिर उसके बाद उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है सिंचाई खेती, दूसरा है झूम खेती, तीसरा है सहकारी खेती और चौथा शादी नुमा खेती। तो जो इस प्रकार की खेती की जाती है वो कही जाती है झूम खेती कही जाती है। ठीक है, झूम खेती में इन सारे तरीकों का यूज किया जाता है, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा झूम खेती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी जो बीन है उसको बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब कोई सांपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, यानी आपको बताना है कि जो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है वाद्य यंत्र के प्रति। ठीक है, पहला है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, दूसरा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। बिल्कुल सही है कि जब सपेरा बीन बजाता है तो उसमें जो एक वाइब्रेशन होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है उसके प्रति अनुक्रिया करता है, उसको जो है महसूस करके वो जो है इधर उधर अपने सर को घुमाता है या फिर नाचता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो सांप होता है वो सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता। ठीक है, तो ये जो कंपन होते हैं उसको ही वो जो है महसूस करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ये कथन क्या है? पहला है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बिल्कुल नहीं, सभी भारतीय परिवार एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एकल परिवार और दूसरा है आपका संयुक्त परिवार, ठीक है, यानी कि आपका न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली 2 परिवार होते हैं। दूसरा है कि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। इसकी तो बात ही नहीं की गई, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है, कई प्रकार के नहीं होते, ओनली 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। बिल्कुल सही है कि जो यह दिया गया है ये जो है एक आदर्श परिवार का आकार बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है एकल परिवार की एक विशेषता बताई गई। उसकी एक जो एकल परिवार होता है उसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे ही होते हैं, इसके अलावा और सदस्य नहीं होते। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता। कौन सी जो है अमाशय रस में कौन सी प्रकृति कैसी होती है वो बताना है। पहला क्षारीय, दूसरा है उदासीन, तीसरा है उभयदर्शी और चौथा अम्लीय। तो जो मानव के पेट में जो अमाशय रस की जो प्रकृति होती वो होती अम्लीय, जिसकी वजह से भोजन जो है आसानी से पचता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, ठीक है, इनको अलग अलग छांटना था। पहला है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, उनको अलग किया। दूसरा है कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत माना, ठीक है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। पहला है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही अंतर होता है। बिल्कुल सही है, आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि जो वर्गीकरण यानी जो अलग करने का काम होता है बहुत ही विशिष्ट है और इसका एक ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। यानी कि आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप यानी कि ग्रुप में जो है एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें जो है किस बात का ध्यान रखेंगे। पहला है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल सही, कि जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसको जो है ध्यान में रखना कि बच्चे जो है उसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि लगे, यानी कि यहाँ पे रुचियाँ भी होगा, ठीक है, रुचि लगे, तो ये ऑप्शन भी सही होगा कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को समान रूप से देखेंगे, ठीक है, यानी ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये ऑप्शन गलत है कि उसमें कोई भी क्रियाकलाप करा रहे तो उसमें मूल्यवान सामग्री ही हो, यह गलत होगा। चौथा है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही कि जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को वो बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ए, बी और डी सही होगा, ठीक है, ए, बी और डी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करती हैं, केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा होगा। यानी एक कथन गलत है, बाकी 3 कथन जो है आपके सही हो गए, एक कथन को छोड़कर बाकी जो है सही है। तो पहला है कि प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है कि जो प्रौढ़ है यानी कि जो हमसे बड़े लोग हैं उनका जो समर्थन मिलता है तो बच्चों की जो है ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बिल्कुल सही है कि जो बच्चे हैं वो आपस में सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से ही अधिक सीखते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जब बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और चीज़ों को लेकर बहस करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। और लास्ट में 4th ऑप्शन है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल गलत है कि समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चों में अंक उपलब्धि में जो है वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
ठीक है। समूह कार्य से पर्यावरण जो अध्ययन कर रहे बच्चे हैं उसमें सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन जो करते हैं उसका जो सबसे अच्छा उपकरण होगा वो कौन सा होगा। पहला है निर्धारण मापनियाँ, दूसरा है दत्त कार्य, तीसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, चौथा है मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। पहला है कि घास पौधा नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, तीसरा है कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते और चौथा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो जो बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार हैं उनमें से जो वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं या वैज्ञानिक दृष्टि से जो उपयुक्त है वो है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, यानी निगेटिव बताना है। पहला है प्रयोग, दूसरा है चर्चा, तीसरा है प्रश्न पूछना और चौथा है अभिव्यक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे जिस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है वो है प्रयोग। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी चर्चा भी होगी, प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उसमें अभिव्यक्ति भी अपना अपना देंगे, तो इसके ये जो है निगेटिव जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ठीक है। यानी जो रद्दी सामग्री है उससे उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चों के पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। दूसरा है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। और सी दिया है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और चौथा है कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी आपका सही है। तो जो शिक्षा का जो शैक्षिक अभिप्राय नहीं है वो ये है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न दिया हुआ है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ये प्रश्न है। दूसरा है कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, और तीसरा है कि मेरी शक्तियाँ क्या थी, और चौथा है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा कौन सा उत्तर जो है सही होगा। पहला है शिक्षकों का स्व आकलन, दूसरा है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, बिल्कुल सही। तीसरा शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और चौथा बच्चों का स्व आकलन। तो जहाँ पे बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है क्या वो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, परिभाषाओं पर कोई बल नहीं देना। तीसरा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी गलत है। चौथा कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख पाए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य, यानी कि ऐसे पशुओं पर रंग भरना जो हमारे घरों में नहीं रहते। ठीक है, तो ये जो क्रियाकलाप इसका उद्देश्य क्या है? पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, पहला है। दूसरा है अवलोकन का विकास करना, ये भी सही है। पहला है कि सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी सही है। दूसरा है कि अवलोकन का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा है कि वर्गीकरण कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही है कि क्योंकि वहाँ पे जो है पशुओं को वर्गीकरण ही करना है कि जो है घर में हमारे नहीं रहते उसमें जो है रंग भरना है, तो वो वर्गीकरण ही हुआ। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपस में छांट रहे हैं जानवरों का, तो सी भी सही है। चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना, ये ऑप्शन गलत होगा, डाटा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ए, बी और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा।
तो ए बी और सी आपका कहाँ दिया हुआ देख लेते हैं। ये डी नंबर आपका सही होगा, ए बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों में निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। यह एक कारण कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों की आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोणों से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। बिल्कुल सही है कि जो दिया गया है उसमें विद्यार्थियों को विज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उनके विज्ञान की दृष्टि से जो पौधे हैं और जो पशु हैं उनको समझने में सक्षम बनाना, ये जो है इसका उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही है कि समाज के साथ जो अन्योन्य क्रिया का अवसर है वो प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। तीसरा है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा है कि आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ए, बी और सी आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। पहला है सत्रिया नृत्य, दूसरा है ड्रॉफ नृत्य, तीसरा है चेराव नृत्य और चौथा है गरबा नृत्य। तो जो मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है वो है चेराव नृत्य या चिराव, कभी कभी आपका चिराव भी आता है। ठीक है, चिराव, और यहाँ पे कहीं कहीं चेराव होता है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अबू धाबी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव बताना है कि कौन सा कथन जो अबू धाबी के बारे में नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा कथन है जो अबू धाबी के बारे में सही नहीं है। पहला है जलवायु गर्म और शुष्क है, बिल्कुल सही कि जो अबू धाबी की जो जलवायु है गर्म और शुष्क है। दूसरा है कि नारियल का पेड़ पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, अबू धाबी में नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता। तीसरा है कि दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, बिल्कुल सही है कि जो दिरहम है वो अबू धाबी की एक मुद्रा है, मुद्रा का नाम है। और चौथा है कि पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, बिल्कुल सही है कि जो अबू धाबी में पेट्रोल की जो है मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी जो है महंगा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा कि नारियल का पेड़ पाया जाता है, ये निगेटिव है, आपका निगेटिव है आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ठीक है, कौन सा ऐसे राज्य हैं जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड और राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब है ये जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समय घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ठीक है, जो कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं तो उनका मिलान करना है। पहला है कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, तो जो बांस के खंभों में या बांस के खंभों से बने हुए होते हैं घर, ठीक है, वो होते हैं असम के। तो पहला का जो है थर्ड हो जाएगा। दूसरा है कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, तो ये है आपका मनाली में। ठीक है, मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो हाउस बोट का इसमें कहीं दिया नहीं है। ठीक है, चौथा है कि मिट्टी के घर जिनकी कटीली झाड़ियों से छाई होती, तो मिट्टी का घर आपका राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और चौथा है कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं, तो ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, तो ऐसे मिलान करेंगे तो जो है इसमें हो जाएगा पहला, यानी ए का जो है दूसरा हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला और डी का पांचवा। ठीक है, तो इसमें ए का जो है दूसरा
और बी का चौथा आपका डी नंबर में है और सी का पहला और डी का पांचवा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किस कारण से होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, किस कारण से होते हैं। पहला है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, नहीं जलवायु में के कारण नहीं होते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ये भी गलत है। और तीसरा है कि परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका जो सही ऑप्शन होगा कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, उनके जो शरीर पर बाल होते हैं उनके कारण उसमें जो पैटर्न है वो अलग अलग तरीके के बन जाते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। पहला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, दूसरा है भारतीय जंगल अधिनियम 1927, तीसरा है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो ये जनादेश पारित किया गया है वो दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत, कि जो व्यक्ति जो है अगर वो कम से कम 25 साल से वन में रह रहा है तो जिस जगह पे रह रहा है और जहाँ पे वो जो है फसल पैदा कर रहे हैं वहाँ उसका जो अधिकार है, वहाँ की वस्तुओं पे या ज़मीन पे या वहाँ के जो फसलों पे उसका जो अधिकार है वो जो है उसी व्यक्ति का जो 25 साल से वहाँ पे रह रहा है। तो ये जो जनादेश दिया गया है वो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा ऐसा समूह है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, कौन सा ऐसे रोगों का समूह है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। पहला है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। दूसरा है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ये गलत है। तीसरा है कि मलेरिया, HIV, एड्स और डेंगू, ये भी गलत है। तीसरा है कि HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, ये भी गलत है। जो सही है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये जो 3 रोगों को समूह हैं ये मच्छरों द्वारा फैलते हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटपर्णी पौधा यानी कि जो नेपेंथिस होता है वो उसका जो है क्या विशेषता है ये बताना है। पहला है कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, नहीं ये ध्वनियाँ कोई नहीं निकालता। फिर घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ये भी गलत है। तीसरा है कि घटपर्णी पौधा भारत में नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन गलत है, भारत में पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि जो घटपर्णी पौधा वो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उस जब उसके जो है पौधे पे बजा के बैठते हैं तो वो क्या करता है कि वो ढक लेता है और खा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। पहला है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। गुड़ में पाया जाता है लेकिन बंद गोभी और भिंडी में नहीं पाया जाता, तो ये गलत होगा। दूसरा है कि आंवला, पालक और गुड़, ये तीनों चीज़ों में पाया जाता है। आंवला में भी जो है लौह तत्व पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, पालक में भी, गुड़ में। ये जो है तीनों जो समुच्चय हैं इसमें पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे। पहला है उज्बेकिस्तान से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा है दक्षिण अमेरिका से और चौथा है अफगानिस्तान से। तो वो जो मिर्च लाने वाले व्यापारी थे वो आए थे आपके दक्षिण अमेरिका से, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो है कैक्टस जो पौधा होता है उसके कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। पहला है शक्करखोरा, दूसरा है कलचड़ी, तीसरा है फाख्ता और चौथा है बया। तो जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच घोंसला बनाता है वो है आपका फाख्ता। इसका जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक रहता है। ये जो है एक पशु की विशेषता दी गई है। ठीक है, और ये है आपका सलाथ है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो सलाथ है इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें उसकी सभी विशेषताएं दी रहेंगी लेकिन हो सकता है कि उसमें एक जो विशेषता ना दी हो तो वहाँ पे पूछ लिया जाए, तो इससे संबंधित आपका निगेटिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। जो सलाथ है वो भालू की तरह रहता है लेकिन भालू है नहीं
और ये लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से जो है लटक कर सोता रहता है, और ये जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियों को खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यानी स्लॉथ आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। पहला है सौंफ, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है गेहूं और चौथा है साबूदाना। तो जो साबूदाना है वो आपका बीज नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये सारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपने सॉल्व किया है और आपके कितने नंबर आए हैं, 30 में कितने नंबर आए हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।